नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। यह जो वीडियो है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो बिहार का एग्जाम होने वाला है, यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी, पीजीटी और जितने भी राज्य में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। आप जरूर जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए प्रतीक्षा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 जनवरी, ऑप्शन बी है 30 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर और ऑप्शन डी है 10 नवंबर। तो 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को जारी किया था। इसीलिए 10 दिसंबर को प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है? ऑप्शन ए है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन बी है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिक और राजनीतिक अधिकार और ऑप्शन डी है मानव अधिकार। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि मानव अधिकारों का ये जो वर्गीकरण किया गया है वो किसने किया? तो कारेल वासक ने 1979 में किया। और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन तक के राइट्स का वर्गीकरण किया गया है। तो पहले जनरेशन में नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो है वो आते हैं, जो 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में इसकी मांग उठाई गई थी। सेकंड जनरेशन राइट्स की अंतर्गत जो है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जो होते हैं वो आते हैं। और तीसरे जनरेशन के अंतर्गत ह्यूमन, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से चीजें आती हैं जो मानव के लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ वर्तमान समय में फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स भी आ गया है, जिसके अंतर्गत डिजिटल राइट्स आती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सेकंड जनरेशन राइट्स के अंतर्गत क्या आती है? तो मैंने आपको बताया कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जो है ये सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आने वाले राइट्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव अधिकारों पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है सेनेगल, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है वियना और ऑप्शन डी है कोस्टारिका में सेंट जोस। तो मानव अधिकारों पे जो पहला सम्मेलन हुआ था वो ऑस्ट्रिया वियना जून 1993 में हुआ था। और इसमें भारत की ओर से मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव अधिकारों के पीड़ितों के लिए हॉटलाइन व्यवस्था इस प्रकार उपलब्ध है। तो भारत में भी जो है किसी प्रकार का जो विक्टिम्स है, किसी भी प्रकार का, जैसे घरेलू हिंसा का है, रेप का है, उसके लिए जो हॉटलाइन की व्यवस्था है, यानी कि सहायता की लाइन जो है, फोन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उसको 24 घंटा खुला रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेनोसाइड मीन्स जातीय नरसंहार क्या है? ऑप्शन ए है मास किलिंग, ऑप्शन बी है सुसाइड, ऑप्शन सी है बच्चों की हत्या और ऑप्शन डी है स्त्रियों की हत्या। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूएन ट्रीटी 1948 में हुई थी, जो जेनोसाइड पे आधारित थी और ये लागू हुई थी 1951 में। और इस टर्म को दिया था राफेल लेम्किन, जो पोलिश जीविश लॉयर थे, यानी कि पोलैंड के रहने वाले जीविश थे। ठीक है। अब समझ प्रश्न आता है कि जेनोसाइड किसे कहते हैं? तो जेनोसाइड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जेनो प्लस साइड। जेनो जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है रेस और ट्राइब, यानी कि ट्राइब आप जानते हैं जनजाति, या रेस एक जो है वंश कह सकते हैं आप। लैटिन वर्ड्स साइड का मतलब है किलिंग। ठीक है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मास किलिंग को ही जेनोसाइड कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और जेनोसाइड का जो अर्थ होता है, इसका मतलब है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर और सिस्टमैटिक तरीके से किसी पार्टिकुलर ग्रुप को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की जाती है, जैसे रेस के आधार पे या रिलीजन के आधार पे या राष्ट्रीयता के आधार पे जो है। इससे जो है ग्रुप की आइडेंटिटी और कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इन। भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है 1954 में जो है कानून बना था और लागू हुआ था 1955 में। तो यहाँ पे है किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कानून बना था। तो 1954 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईपीसी का मतलब क्या है? तो इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में बना था अंग्रेजों के समय, और वर्तमान समय में 2023 में इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गया है, जो कंप्लीटली भारतीय वर्जन है, और ये 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में लागू है।
ठीक है। अगला प्रश्न है पीआईएल मीन्स क्या होता है? तो ऑप्शन ए है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी है पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी है पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। तो पीआईएल जो है ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया है। तो ये यूएसए से आया है और भारत में जो इसकी सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है वो मुंबई कामगार सभा परिषद अब्दुल थाई मामले में जो 1976 में आया था, जस्टिस कृष्णा अय्यर के जो वक्तव्य थे उसमें ये दिखती है पीआईएल का कंसेप्ट। ठीक है। और भारत में दो व्यक्ति जो है पीआईएल के आधिकारिक जो होते हैं पेशकर्ता माने जाते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती। ठीक है। तो पीआईएल का क्या मतलब है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और फर्स्ट पीआईएल जो केस हुआ था वो हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य 1979 में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नंबर 9 है लोक प्रशासन के पितामह कौन है? ऑप्शन ए है एल डी वाइट, ऑप्शन बी है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी है लूथर गिलिक और ऑप्शन डी है साइमन। लोक प्रशासन का पिता जो है वो वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। वुड्रो विल्सन जो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख इन्होंने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली पत्रिका में लिखा था और इसमें सर्वप्रथम उन्होंने जो है राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन को अलग करने की मांग की थी। इसी कारण जो है लोक प्रशासन जो है अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ, वहीं से शुरुआत मानी जाती है और लोक प्रशासन की शुरुआत इसी लेख से मानी जाती है। इसीलिए वुड्रो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। और लोक प्रशासन का पिता वुड्रो विल्सन को किसने कहा? डी वाइट वाल्डो ने जो है लोक प्रशासन का पिता वुड्रो विल्सन को कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 10 है पोस्ट कार्प शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए है जेडी मिलेट, ऑप्शन बी है फिपनर, ऑप्शन सी है लूथर गुलुक और ऑप्शन डी है एल डी वाइट। तो पोस्ट कार्प शब्द जो है ये लूथर गुलिक ने दिया था। पोस्ट कार्प का यह क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होते हैं। तो पी से यहाँ मतलब है प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, यस का मतलब है स्टाफिंग, डी से मतलब डायरेक्टिंग दिशा निर्देशन और सी ओ यहाँ एक शब्द है इसको कोऑर्डिनेशन समन्वय करना और आर से मतलब है रिपोर्टिंग और बी से मतलब है बजटिंग, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बजट अति आवश्यक तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। तो अर्थशास्त्र बहुत फेमस पुस्तक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 12 है द डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर फाउंड इन। स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाई जाती है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वर्तमान में कुछ मामलों में स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अब हम ये जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है वो आज के समय में न के बराबर है, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है वह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस देश के लिए आदर्श होती है जहां जनसंख्या काफी कम होता है, जो कि वर्तमान समय में किसी भी देश का जनसंख्या कम नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में यूनान का जनसंख्या कम था, वहां ये था डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो है कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तत्व है रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट और इनिशिएटिव। तो रेफरेंडम यहाँ ये होता है कि जब किसी देश में कोई लॉ हो, यानी कि कानून हो, या कोई संविधान संशोधन हो, या किसी प्रकार की सरकारी नीति हो, उस पे जनता की जब राय माना जाए तो उसको रेफरेंडम कहते हैं। जैसे कि ब्रेक्जिट से जो ब्रिटेन निकला, यानी कि यूरोपियन यूनियन से जो निकला ब्रिटेन, उस पे जो कराया गया था, राय लिया गया था लोगों से, तो उसको हम रेफरेंडम के अंतर्गत लाते हैं। साथ ही साथ गोवा को जो भारत के राज्य में मिलाया गया वो भी रेफरेंडम था। जबकि अगर जूनागढ़ को देखा जाए तो जूनागढ़ का जो भारत में विलय था वो आपका प्लेबिसाइट था। प्लेबिसाइट जो है ये क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमा विवाद जैसी स्थिति से है, या किसी समूह का विलय या अलगाव की स्थिति को तय करता है। तो रेफरेंडम और प्लेबिसाइट का मतलब आपने समझ दिया होगा। इनिशिएटिव का मतलब होता है जन पहल, जब जनता जो है खुद इनिशिएट करे किसी, जैसे कि आप जानते हैं कि साइन कराएं, हस्ताक्षर अभियान चला के सरकार पे दबाव बनाए कि ये कानून बनना चाहिए, उस स्थिति को हम इनिशिएटिव कहेंगे। तो प्राचीन समय में एथेंस में था प्रत्यक्ष लोकतंत्र और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है देश,
ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है शहर राज्य और ऑप्शन डी है गांव। तो पोलिस जो है एक ग्रीक शब्द है यानी कि यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है शहर राज्य, सिटी स्टेट। जो ग्रीक था, यूनान था, उस समय उसके जो छोटे छोटे राज्य थे वो शहर के समान ही थे और सभी में जो है अपना अपना शासन व्यवस्था था। उसी में से एथेंस एकमात्र ऐसा था जो लोकतांत्रिक था, जबकि स्पार्टा जो था वो सैन्य आधारित अमीरों का शासन वहां पे था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिटी स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। ऑप्शन ए है फिजिकल साइंस, ऑप्शन बी है नेचुरल साइंस, ऑप्शन सी है प्योर साइंस और ऑप्शन डी है सोशल साइंस। तो आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस की एक शाखा है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल इसको जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है सत्ता राजनीति, ऑप्शन बी है साधनों की विशुद्धता, ऑप्शन सी है राज्य का अधिकार और ऑप्शन डी है योजना और भारी उद्योग। तो महात्मा गांधी जो थे वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता था वो साधन और साध्य, जो लक्ष्य प्राप्त किया जाए, दोनों की शुद्धता पे विश्वास करते थे, यानी कि दोनों शुद्ध होने चाहिए, साधन और साध्य। तो प्योरिटी ऑफ मीन्स यहाँ केवल दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्योरिटी ऑफ एंड्स और मीन्स दोनों दिया होता तो वो भी राइट आंसर होता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइंस डील्स विथ, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पॉलिटिकल पावर, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक पावर, ऑप्शन सी है सोशल पावर और ऑप्शन डी है कल्चरल पावर। तो राजनीति विज्ञान जो है पॉलिटिकल पावर से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं ये दिल्ली जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पीजीटी का एग्जाम लिया गया था उसमें आए सभी प्रश्न हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा ए। इसलिए किसी भी एग्जाम में ये काफी इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक है अरिस्टोटल। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि गार्नर के अनुसार राज्य के कितने तत्व बताए गए हैं। तो राज्य के तत्व हैं, वर्तमान कोई भी राज्य तभी कहलाएगा जब उसमें ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, जैसे कि निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ये 4 तत्व हों तब वो राज्य के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य का मूल तत्व क्या है। ऑप्शन ए है सर्वसत्ता, ऑप्शन बी है खजाना और ऑप्शन सी है सेना और ऑप्शन डी है राजा। तो राज्य का मूल तत्व है सोवर्निटी। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीबीओ के साम्यवाद की वकालत किसने की थी। हु एडवोकेट कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। तो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का जो कंसेप्ट दिया था ये प्लेटो ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेवियाथन किताब किसने लिखी। ऑप्शन ए है लॉक, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है हॉब्स और ऑप्शन डी है सेंट थॉमस। तो लेवियाथन जो पुस्तक है ये 1651 में हॉब्स ने लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हॉब्स की और पुस्तक है डी सिवे, डी कॉर्पोरे, डी होमाइन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये मॉन्टेस्क्यू ने 1748 में अपनी पुस्तक एस्प्रिट ऑफ लॉज में दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिटलर ने किसकी वकालत की थी। ऑप्शन ए है नाजिज्म, ऑप्शन बी है फांसीवाद, ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी और ऑप्शन डी है अराजकतावाद। तो हिटलर ने जो है नाजीवाद की वकालत की थी, जबकि मुसोलिनी की बात की जाएगा तो फांसीवाद की उसने वकालत की थी मुसोलिनी ने, जो इटली में था। इटली का तानाशाह मुसोलिनी जो है ये आपका फांसीवाद का जो है समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने सत्याग्रह अपनाया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है। तो अंतिम सत्ता जो है ये जनता के हाथों में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन, पंचशील की प्रस्तावना किसने दी। ऑप्शन ए है शास्त्री, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है अम्बेडकर और ऑप्शन डी है नेहरू। तो पंचशील की प्रस्तावना जो है नेहरू ने दिया था। इंडिया और चाइना के बीच ये समझौता हुआ था और 1954 में ये समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये मसूरी में है और ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे जो है सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जो यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है आईएएस की। क्वेश्चन नंबर 27 है, आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है। तो आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी है
यूपीएससी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसकी स्थापना जो है यूपीएससी के 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, द फंक्शन ऑफ लाइन एजेंसी इज, लाइन एजेंसी का क्या काम है? तो लाइन और स्टाफ दो कंसेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें लाइन का जो काम होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि लागू करना और आदेश देना होता है। जैसे कि रक्षा मंत्रालय है, रक्षा से संबंधित मामलों में निर्देश देगा। गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, डीएम है, सीएम है, ठीक है। अगर स्टाफ की बात की जाए तो इसका काम जो है केवल असिस्ट करना होता है, या थिंक टैंक बन के जो है सलाह देना, प्लान बनाना, ठीक है। जैसे कि नीति आयोग हो गया, पीएमओ हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, एनएसए हो गया। इसको लागू करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि सलाह देने का अधिकार होता है। तो यहाँ लाइन एजेंसी की बात की गई है, तो इसका मतलब है कार्यान्वित करना, यानी कि टू एग्जीक्यूट। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बजट स्वीकृति के लिए जो है आप जानते हैं कि संसद जिम्मेदार है। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, जिसको बजट को क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, द बजट इज प्रिपेयर्ड बाई, बजट यह तैयार करते हैं। तो बजट जो है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री इसे पेश करते हैं। तो यहाँ थोड़ा प्रश्न में टेक्निकल एरर है, तो राइट आंसर इसका बी हम लेंगे। तो दोस्तों ये रहा 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी भी आगामी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 में जल्द ही। नमस्कार।